हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 13 दैट इज व्हाई डू वी फॉल इन। तो इसमें हम पढ़ रहे थे हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में। तो आज हम इम्यून सिस्टम के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो भी हमने कल पढ़ा है उसका एक क्विक रिविजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो कल हमने बात की थी टाइप्स ऑफ डिजीज की, यानी कि जो बीमारियां हैं वो किस किस प्रकार से फैल सकती हैं। पहले हमने एयरबॉर्न डिजीज के बारे में बात की। सेकंड हमने कहा फूड बॉर्न, यानी कि जो हवा के द्वारा जो फैल रही हैं बीमारियां। फिर हमने कहा कि जो पानी के द्वारा फैल रही हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जो फूड के द्वारा फैल रही हैं। इसी प्रकार से हमने देखा हमारा जो खराब लाइफस्टाइल होता है या जो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, अलग अलग प्रकार से हमने देखा। तो जो भी यहाँ पे बीमारियां ट्रांसमिट हो रही हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे माइक्रोब के द्वारा होती हैं। हमने यहाँ पे क्या देखी, कुछ डिजीज के एग्जाम्पल देखे जिसमें आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि किसी जो एयरबॉर्न डिजीज है, यानी कि हवा के द्वारा जो संक्रमित होने वाली बीमारी के कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए। इसी प्रकार से वाटर से रिलेटेड आ सकता है, फूड से रिलेटेड आ सकता है, इसके बारे में हमने देखा था। नेक्स्ट हमने कहा था कि जो यहाँ पे जो माइक्रोब हैं, जो पैथोजेंस है, वो हमारी बॉडी में कहाँ रहते हैं। तो हमने कहा इसका पता हम ऐसे लगा सकते हैं। एक तो हम इसका जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अगर जब हम इनहेल कर रहे हैं, यानी हम जब श्वसन की प्रक्रिया चल रही है और जब हमने सांस ली, अगर वो माइक्रोब सांस के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो कहाँ पाया जाएगा, हमारे लंग्स में पाया जाएगा। लेकिन हमने कहा कि हम कुछ लक्षणों को देख के ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो माइक्रोब है वो कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि अगर हमें इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, उसका रीज़न क्या होगा, उसका रीज़न है यहाँ पे फंगस। तो जहाँ पे खुजली हो रही है उसका मतलब उस रीजन में फंगस है। तो इस प्रकार से हम लक्षणों से पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ माइक्रोब पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था जो एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब इससे पहले हमने एक बार ये बात की थी कि जो पेनिसिलिन होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है या फिर बैक्टीरिया को नष्ट करता है। लेकिन हमें पूछा गया है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं क्या वो वायरस को भी यहाँ पे किल कर सकती हैं। तो हमने कहा, हमने कुछ यहाँ पे लक्षण देखे थे कि किन माइक्रोब्स को यहाँ पे एंटीबायोटिक्स किल कर सकते हैं। तो उनको कर सकते हैं जिसमें क्या होगा, बायोकेमिकल पाथवे चल रहा होगा। तो बायोकेमिक, जैसे बैक्टीरिया में हमने कहा कि बायोकेमिकल पाथवे वहाँ पे चल रहा था, तो एंटीबायोटिक्स ने वहाँ पे क्या किया, उस बायोकेमिकल पाथवे को रोक दिया। अब जब वो पाथवे रुक गया है तो फिर क्या है, बैक्टीरिया की खुद ब खुद डेथ हो गई है। इसमें हमने क्या देखा, बायोकेमिकल पाथवे, यानी कि जो भी सर्वाइव करने के लिए जो भी प्रक्रिया चल रही होगी बॉडी के अंदर, अगर उन प्रक्रियाओं को रोक दिया जाए। जैसे पेनिसिलिन के केस में हमने क्या देखा था कि पेनिसिलिन क्या कर रहा था, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, अब सेल वॉल क्या है, यानी कोशिका भित्ति क्या है, सुरक्षात्मक कवच है। अगर सुरक्षात्मक कवच ही वहाँ पे टूट जाता है तो क्या होगा, बैक्टीरिया आराम से वहाँ पे मर जाएगा। एक तो हमने ये बात की है। नेक्स्ट हमने कहा है कि यहाँ पे जब हमने वायरस की बात की है, हमने कहा ये बायोकेमिकल पाथवे चलता ही नहीं है वायरस में, क्योंकि वायरस एक्टिव तब हो रहा है जब वो जो यहाँ पे होस्ट सेल है उस सेल के अंदर जा रहा है, तो तब वो क्या होगा, वहाँ पे एक्टिव होगा। अगर वायरस होस्ट सेल से बाहर है तो वो इनएक्टिव होता है। तो अगर बैक्टीरिया में बायोकेमिकल जो यहाँ पे प्रोसेस चल रही है, अगर बायोकेमिकल प्रोसेस चल ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, उन्हें नष्ट करना भी आसान नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या देखा, हमने कहा जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो वायरस को नष्ट नहीं कर पाती हैं। तो हमने कहा कि वायरस को अगर हमें मारना है तो अब हमें किस प्रकार से हम उसे नष्ट करेंगे, क्योंकि वायरस से होने वाली काफ़ी सारे डिजीज, काफ़ी सारी बीमारियां हमने देख ली हैं। तो हम किस प्रकार से वायरस को नष्ट कर सकते हैं, हमने कहा यहाँ पे क्या है, वैक्सीनेशन हमारे पास एक वर्ड आता है। यहाँ पे क्या है, वैक्सीनेशन एक वर्ड आता है। अब हल्का सा हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना था वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वैक्सीनेशन के बारे में हम जानेंगे जब हम बात कर रहे होंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हमने कुछ लिमिटेशन पढ़ी थी कि जो मेडिसिन होती हैं उनकी क्या लिमिटेशन होती है, और अटैक्स हमने कहा था कि हम क्या करें, हम क्या बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि हमें मेडिसिन लेने की आवश्यकता ना पड़े।
और नेक्स्ट हमने क्या क्या यहाँ पे प्रिवेंशन देखे थे। देखिए हमने जो भी बीमारियाँ कहीं से भी डेवलप हो रही हैं, चाहे वो माइक्रोब से यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, चाहे किसी बॉम्ब से डेवलप हो रही हैं, अब वो फैलेंगी, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिवेंशन करना है। जैसे कि हमने बात की थी कि हम पानी को कैसे लें, स्वच्छ पानी को यहाँ पे प्रयोग करें। हम जो भोजन है संतुलित आहार लें और कैसा लें, ताज़ा लें, यानी कि बासी भोजन हम ना करें। वैसे ही क्या है, अगर आप किसी पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में जाते हैं तो आप मास्क का यूज़ करेंगे और आप ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में नहीं जाएंगे। इस प्रकार से क्या होती है, बीमारियां यहाँ पे प्रिवेंट हो सकती हैं। अब हमारे पास आता है इम्यून सिस्टम। हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। तो हमने क्या कहा, हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ की, यानी स्वास्थ्य की, और यहाँ पे बीमारियों की। तो हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जो कि हमें रोगों से मुक्त रखता है। क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सारी चीज़ें होती हैं, वर्म्स भी होते हैं। तो क्या होता है, ये ईजिली हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें बीमार कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम बीमार पड़े रहते हैं। देखिए जिस इन्वायरमेंट में हम हैं, हमें नहीं पता है कि हमारे आसपास कितने लाखों या फिर करोड़ों की संख्या में क्या होंगे, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। और इन माइक्रोब्स में कुछ क्या होंगे, हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। तो क्या होता, अगर ये सारे माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और हमें बीमार कर देंगे, तो इसका मतलब हम कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चौबीसों घंटे हमारे इन्वायरमेंट में माइक्रोब वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम लोग कभी कभार ही बीमार पड़ते हैं और कभी कभी बिना दवाई लिए भी हम सही हो जाते हैं। अगर कॉमन कोल्ड की हम बात करें तो ज़्यादातर केस क्या होते हैं, हम बिना दवाई खाए ही ठीक हो जाते हैं। हम घर पे ही गर्म पानी लेते हैं या आपने भाप लिया और आप वहाँ पे ठीक हो जाते हैं। तो और कोई जो बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां अलग अलग केसेस में हो सकती है। लेकिन क्या होता है, इन शॉर्ट हमें इतना पता है कि हम हमेशा बीमार नहीं रहते हैं, कभी कभार ही हम बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें बीमार होने से बचाता है। और बीमार होने से कैसे बचाएगा, तो हमने कहा कि ये जो इन्फेक्शियस वेक्टर होते हैं, यानी कि ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन सूक्ष्म जीव को हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। और अगर एनी हाउ हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब चला भी जाए तो वहाँ पे बॉडी के अंदर उसे किल करके उसे शरीर से बाहर कर देता है। और इस तंत्र को हमने क्या कहा था, इस सिस्टम को हमने क्या कहा था, इम्यून सिस्टम कहा था। तो इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, डिफेंस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, यानी कि हमें जो सुरक्षा प्रदान कर रहा है, हम किस पे डिपेंड होते हैं, हम अपने इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि अगर कोई बार बार बीमार पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। कोई अगर बहुत कम बीमार पड़ता है तो हम कहते हैं इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने का क्या मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो माइक्रोब को बहुत इजीली मार दे रहा है, यानी कि वो हम माइक्रोब को की जो एंट्री है उसे रोक रहा है। एंट्री हो रही है तो उन्हें हमारी बॉडी के अंदर मार दे रहा है और हम कम बीमार पड़ रहे हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम में मेनली 3 लेयर्स होती हैं या 3 पार्ट्स आप कह लीजिए, जो कि क्या करती है, इम्यून सिस्टम को बनाती हैं और हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो क्या क्या है वो, हम देखते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में मैंने कहा यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं जो कि यहाँ पे क्या करती हैं, इम्यूनिटी को बनाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बैरियर। बैरियर आ गया। सेकंड हमारे पास आता है इनेट इम्यूनिटी। और थर्ड हमारे पास आता है एक्वायर्ड। 3 पार्ट्स हमारे पास आते हैं। हमने कहा बैरियर हो गया, इनेट हो गया, एक्वायर हो गया। तो बैरियर में क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम में बैरियर में कौन कौन से पार्ट आते हैं, हमने कहा जो एपिथेलियल टिश्यू से जितने भी ऑर्गन बने हैं सारे बैरियर में आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्किन की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन की। देखिए सबसे बड़ा बैरियर क्या है, हमारा स्किन है। तो हमारी स्किन भी क्या है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम का पार्ट है।
तो कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, हमारी स्किन को वो पास नहीं कर सकता है। इसमें से कुछ ही माइक्रोब, कुछ ही सूक्ष्मजीव होते हैं कि जो हमारी स्किन से अंदर जा सकते हैं। अधिकतर क्या होते हैं, हमारी स्किन से अंदर नहीं जा सकते हैं। पहला बैरियर आ जाता है। अब हमने कहा कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू से बने हुए ऑर्गन होंगे वहाँ पे वो क्या करेगा, एज अ बैरियर काम करेगा। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे आंसू हो गए, हमारा जो सलाइवा हो गया, हमारे स्टमक में जो स्टमक का जो पीएच हो गया है, और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो गया, रेस्पिरेटरी जो सीलिया वहाँ पे होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी पैथोजन वहाँ पे एंटर होगा, जो भी सूक्ष्म जीव वहाँ पे अंदर आएगा, उसे यहाँ पे क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बैरियर में क्या आ गया, स्किन आ गया है और सलाइवा आ गया है, टीयर्स यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हमने क्या कहा यहाँ पे, लेकिन हमारे पास आता है इनेट। तो इनेट को हमने क्या कहा था, इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि जन्म से हमारे अंदर होती है। यानी कि जब यहाँ पे कोई न्यू बॉर्न होगा तो ये इम्यूनिटी उसके पास ऑलरेडी होती है। एग्जाम्पल में क्या आ गया इसका, WBC, यानी कि इनेट इम्यूनिटी का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, WBC है। अब WBC क्या है, मैंने WBC को बताया था कि ये हमारी क्या है, ब्लड सेल्स है। चलिए, तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो इनेट इम्यूनिटी होती है उसका एग्जाम्पल है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। क्या है ये, ब्लड सेल्स होती हैं। हमने 3 प्रकार के सेल्स पढ़ी थी, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, किसका पार्ट है, हमारे ब्लड का, हमारे खून का पार्ट है। तो ये हमें पता है कि जो ब्लड होता है हमें जन्म से हमारे पास होता है। यानी कि वहाँ पे जब सिंगल सेल स्टेज थी, जब वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो तब से वहाँ पे क्या है, ब्लड का भी फॉर्मेशन वहाँ पे हो गया है। यानी कि इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल WBC है। और अब आप अच्छे से जान सकते हैं, आप अच्छे से जान चुके हैं कि WBC यानी कि जो रक्त है वो जन्म से हमारे पास होता है। तो WBC के बहुत सारे सेल्स होते हैं। यहाँ पे आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसके यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स पढ़ोगे WBC के, कि कौन सी सेल वहाँ पे किस प्रकार का कार्य कर रही थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, मैंने आपको कल एक चीज बताई थी। मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, वैक्सीनेशन की अभी कुछ देर पहले हमने बात की। तो हमने क्या कहा कि कोई भी यहाँ पे पैथोजन है, पैथोजन यानी कि वो सूक्ष्म जीव जो किसी बीमारी को पैदा करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, उसे हम पैथोजन कह रहे हैं। अब हमने क्या किया कि जैसे कोई भी पैथोजन है तो वो बहुत क्या है, हानिकारक है हमारे लिए। तो हमने उस पैथोजन को लिया, उसे निष्क्रिय कर दिया, यानी कि उसे ऐसे स्टेज में पहुंचा दिया कि वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब हमने इंजेक्शन के थ्रू वो जो पैथोजन था जो निष्क्रिय है उसे अपनी बॉडी में डाल दिया, उसे हम वैक्सीनेशन कह रहे थे। क्या हुआ, जब हमने पैथोजन को डाला हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ तो उसने क्या किया, वहां पे उस पैथोजन को मारना शुरू कर दिया है। अब उस पैथोजन को उसने मार दिया हमारे इम्यून सिस्टम में, लेकिन उस पैथोजन की एक मेमोरी हमारे इम्यून सिस्टम में बन गई है। यानी कि अगर सेम वही पैथोजन दोबारा हमारे इम्यून सिस्टम में आता है, हमारा इम्यून सिस्टम दूसरी बार बहुत तेजी से कार्य करेगा। जब पहली बार पैथोजन आया था तो थोड़ा टाइम लगा था, पहले हमारे इम्यून सिस्टम ने रिकॉग्नाइज किया था कि ये क्या है, कोई फॉरेन सेल है, यानी हमारी सेल नहीं है, ये किसी दूसरे की सेल है। उसके बाद फिर इम्यून सिस्टम ने क्या किया कि उसके अगेंस्ट अब कुछ सेल्स बनानी शुरू कर, पूरी प्रोसेसिंग चल रही है, पूरी प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो पहली बार जब पैथोजन आया तब तो थोड़ा सा टाइम लगा था उस पैथोजन को मारने में, लेकिन जब सेकेंड टाइम वो पैथोजन आया, अब चाहे ये सक्रिय है, सेकेंड टाइम अगर सक्रिय पैथोजन भी आ जाता है तो एकदम से वहां पे क्या होंगी, मेमोरी सेल्स ऑलरेडी बनी होंगी। उस पैथोजन को मारने के लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या होंगी, मेमोरी सेल्स होती हैं, और वो मेमोरी सेल्स एकदम से अपना कार्य करेंगी और उस पैथोजन को मार देंगी। अब सेकेंड टाइम जो कार्य हो रहा है, जो काम हो रहा है, बहुत क्विकली, बहुत जल्दी हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, वैक्सीनेशन कराई जाती है। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन होगा कि जब हमारा इम्यून सिस्टम यहाँ पे पैथोजन को मार ही दे रहा था, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने निष्क्रिय अवस्था में उसे पहले डालना पड़ा। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम वो जो पैथोजन हमें अटैक कर रहा है तभी हमारे इम्यून सिस्टम काम कर ले,
लेकिन हमने क्या बात की, हमने कहा हमने पैथोजन को निष्क्रिय अवस्था में डाला है, इनएक्टिव फॉर्म में है वो। और अगर एकदम से कोई पैथोजन है, हमने कहा बहुत हार्मफुल है, जैसे कि हमने कहा कोरोना वायरस, ये जो वायरस था बहुत हार्मफुल है। अब अगर ये जो वायरस है या कोई भी पैथोजन है, किसी भी माइक्रोब की हम बात कर रहे हैं, वो अगर पहली बार में हमारी बॉडी में अटैक करता है तो हमने क्या कहा, इम्यून सिस्टम को अपना काम करने के लिए टाइम चाहिए और वो थोड़ा टाइम ले रहा है। पहले वो पहचान रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, वहाँ पे इम्यून सिस्टम इम्यून सेल्स बना रहा है, यानी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर रहा है, किसको, उस पैथोजन को मारने के लिए। तब तक वो जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर है, तब तक वो अपनी संख्या में क्या वृद्धि कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है, और इतनी संख्या में वृद्धि कर लेता है कि हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से उन्हें खत्म नहीं कर पाता है। यही रीजन है। पहली बार क्या हुआ, पहली बार हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, नॉर्मल है। कोई नया पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ। अब जब नया पैथोजन एंटर हुआ तो पहले पहले प्रोसेसिंग में काम लगता है। जैसे कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो हमें पहले तैयारी करनी पड़ती है। हमें भोजन बनाना है तो हमें क्या करना है, पहले हमें आटा इकट्ठा करना है, सब्जियां इकट्ठी करनी है, मसाले इकट्ठे करने हैं, हमें गैस चाहिए। हम सारी चीज़ों को पहले इकट्ठा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने एकदम से शुरू कर दिया, क्योंकि हमें खाना बनाने के लिए, खाना बनाना शुरू करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए। सेम वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम कर रहा है, उसे उस पैथोजन को मारने के लिए अभी कुछ सेल्स चाहिए। वो सेल्स को बनाए, पहले तो वो आइडेंटिफाई करेगा ये क्या है, फॉरेन सेल है या अपनी सेल है, आइडेंटिफाई करेगा, फिर वहाँ पे सेल्स बनाएगा, फिर उसे किल करेगा। इतनी देर में उस पैथोजन ने इतना मल्टीप्लाई कर दिया है, अपनी संख्या में इतनी वृद्धि कर दी है कि अब हमारा इम्यून सिस्टम उससे नहीं लड़ सकता है। और ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा, अब हमारी जो इम्यून सेल्स हैं अब वो उसे नुकसान पहुंचाने लगा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो माइक्रोब होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत जल्दी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उस पैथोजन की निष्क्रिय अवस्था में उसे डाल रहे हैं ताकि वो मल्टीप्लाई ना करे, ताकि वो हमें हार्म ना पहुंचाए, ताकि वो हमारी सेल्स को डैमेज ना करे। और यानी कि वो निष्क्रिय अवस्था में होगा, ना ही वो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, ना ही हमें नुकसान पहुंचाएगा। और हम क्या करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, आराम से अपना काम कर देगा और मेमोरी सेल को बना लेगा। अब जब सेकेंड टाइम पे वो एक्टिव स्टेज में भी आ रहा है, वो अभी सक्रिय है, और हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर हुआ वैसे ही जो हमारी जो मेमोरी सेल्स थी वैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, उस पैथोजन को मार दिया और हमारी बॉडी से बाहर कर दिए। तो इसीलिए हम क्या कराते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या आएगा, मेमोरी सेल आएंगी, मेमोरी सेल्स आएंगे। तो हमने कहा था कि बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास एक हथियार है, हमारे पास एंटीबायोटिक्स है। हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, लेकिन हम वायरस को मारने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हमने कहा वायरस को किल करने के लिए हम मेमोरी सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे हमारी बॉडी के अंदर। अब देखिए, जब हमें वैक्सीनेशन लगता था तब हमें आइडिया ही नहीं था कि एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर निष्क्रिय अवस्था में कोई पैथोजन डाला जा रहा है और हमारी बॉडी ही उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, हमारी बॉडी ही एक एज अ मेडिसिन काम कर रही है वहाँ पे। तो अब हम पढ़ लेंगे किसके बारे में, यहाँ पे इम्यून सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ा हमने, द इम्यून सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ अ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीज। इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीजें शामिल हो रही हैं, हमने कहा सेल्स हैं, जैसे कि सेल्स में क्या हो गया, यहाँ पे WBC हो गया है। हमने कहा टिश्यू और ऑर्गन्स है, टिश्यू और ऑर्गन्स में क्या क्या यहाँ पे आ गए, हमने कहा स्किन हो गया है, हमने कहा हमारा इंटेस्टाइनल जो ट्रैक हो गया, हमने कहा हमारा सलाइवा हो गया है, और कुछ फ्लूइड यहाँ पे, फ्लूइड यानी कि कोई तरल पदार्थ, जैसे आंसू हमारे हुए हैं, हमारा सलाइवा हो गया है। और ये सारे साथ मिलके क्या कराते हैं, हमें बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट हमने कहा, वी मे कंसिडर द इम्यून सिस्टम एज द डिफेंस सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। द इम्यून सिस्टम लुक्स आउट द destroy the disease causing germs in our body with the help of special cells called white blood cells. WBC क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैथोजन को मार रहा है। These cells are present in the blood, hence circulate the throughout the body and monitor it. नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द जर्म्स और एनी फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर्स आवर बॉडी कॉल्ड एंटीजन्स। क्या कहते हैं, जो पैथोजन, जो माइक्रोब, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है उसे हम एंटीजन कह रहे हैं। और इस एंटीजन को मारने के लिए, पैथोजन को मारने के लिए जो यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो यहाँ पे सेल्स रिलीज हो रही हैं उसे हमने क्या कहा, यहाँ पे एंटीबॉडी कहा। यानी कि जो यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो एंटीबॉडीज के रूप में यहाँ पे क्या हो रहा है,
प्रोड्यूस हो रहा है दैट लॉक्स द एंटीजन्स एंड देन डिस्ट्रॉय दैम विद द हेल्प ऑफ अदर सेल। अब एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीजन को कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, वहाँ पे कुछ और सेल्स रिलीज होंगे जैसे फैगोसाइट्स हो गया, और वो पूरी की पूरे उस पैथोजन को क्या कर देंगी, किल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट डिजीज विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी कि शरीर की बहुत क्षमता जो कि एंटीबॉडी की हेल्प से हमें क्या कराती है, सुरक्षा प्रदान कराती है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इम्यूनिटी कह रहे हैं। तो ये था इम्यून सिस्टम का एक ओवरव्यू, जनरल आइडिया। अब आपको पता हो जाना चाहिए इम्यून सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार का होता है। कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, कुछ पार्ट्स हमने देख लिए इम्यून सिस्टम के। इनेट इम्यूनिटी क्या हो रही है और एक्वायर इम्यूनिटी यहाँ पे क्या है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है उसमें कहा गया है डिस्कवरी ऑफ अ हेलिकोबैक्टर पायरोली एज अ रीजन ऑफ अ अल्सर। तो हमने कहा a peptic ulcer is a source that occurs on the inner lining of the stomach। अल्सर के बारे में हमसे कहा गया है, अल्सर कहाँ होता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वहाँ पे होता है। इन 2005 बैरी जे मार्शल एंड जे रॉबिन वरन receive a Nobel Prize for discovering the Helicobacter pylori bacteria are a cause of a such ulcer। अब हमें बताया गया है जो अल्सर होता है, अल्सर हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग में यानी कि आंतरिक जो यहाँ पे लेयर होती है वहाँ पे होता है। और कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। Before that, it was believed that stress and lifestyles are a major cause of a such ulcer। पहले माना जाता था हमारा लाइफस्टाइल ही क्या होता है, अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। The Helicobacter pylori bacteria weakens the mucous lining of the stomach, which lets the acid present inside the stomach get through the inner sensitive lining। अब क्या होता है यहाँ पे, ये जो हेलिकोबैक्टर पायरोली बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है क्या करता है, जो म्यूकस है, म्यूकस को क्या करता है, कमजोर करता है, वीक करता है, यानी कि म्यूकस का जो सिक्रेशन है वो कम हो रहा होगा। अब अगर म्यूकस का सिक्रेशन कम हो गया है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे स्टमक में वो क्या करेगा, जो स्टमक की जो लेयर है उसे डैमेज कर लेता है। The acid and bacteria together irritate the lining and cause a sore or a ulcer। यानी कि यहाँ पे फिर क्या होता है, अल्सर होता है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास उसमें हम देखेंगे डिजीज कॉज, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। इसमें आप डिजीज को देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कि फैलता किस प्रकार से है, कंट्रोल किस प्रकार से हो सकता है, और प्रिवेंशन इसके क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे मलेरिया किससे होता है, हमने कहा प्लाज्मोडियम से होता है। कैसे फैलता है, हमने कहा जो फीमेल एनोफिलस होती है उससे ये फैलता है। कंट्रोल इसका क्या है, क्विनाइन है। और प्रिवेंशन कैसे हो सकता है इसका, ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट विथ फीमेल एनोफिलस एंड मैन एलिमिनेटिंग एनोफिलस। यानी कि क्या हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको कहा जाता है कि आप फुल कपड़े पहन सकते हैं, इस प्रकार से उसका प्रिवेंशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरिया। तो डायरिया में हमने क्या देखा, किससे फैल रहा है ये, प्रोटोजोन से, बैक्टीरिया से और वायरस से। देखो तीनों चीज़ों से ही ये जो चीज़ें हैं वो फैल रही हैं। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कैसा है, हमने कहा दूषित जल और भोजन, दूषित जल और भोजन से ये फैलता है। इसका जो कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, ORS का जो सॉल्यूशन है, ORS का जो घोल है उसे हम लेते हैं। और प्रिवेंशन कैसे है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन और पर्सनल हाइजीन यानी कि स्वच्छता। पर्सनली जो पर्सनल लेवल पे भी हमें स्वच्छता बनाए रखनी है और अपने घर, अपने आस पड़ोस जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे भी स्वच्छता वहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने कहा कोलेरा। तो किससे फैलता है ये फैलता है विब्रियो कोलेरी से। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वही है इसका दूषित जल और दूषित भोजन से ये फैलता है। कंट्रोल इसका क्या है, एंटीबायोटिक्स है और ORS है। वही प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, वैक्सीनेशन से इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है।
नेक्स्ट हमने कहा टाइफाइड। तो टाइफाइड किससे फैलता है? टाइफाइड फैलता है साल्मोनेला टाइफी से। और ये जो संक्रमण है यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से संक्रमित होगा? ये होगा दूषित जल और पानी से। अभी तक आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो बीमारियां फैल रही हैं वो दूषित जल और दूषित पानी से फैल रही हैं। नेक्स्ट हमने कहा इसका कंट्रोल क्या होगा? इसका कंट्रोल होगा एंटीबायोटिक्स। अब देखिए एंटीबायोटिक्स जहाँ पे यूज हो रही है इसका मतलब वहाँ पे जो भी वेक्टर वहाँ पे जो भी वेक्टर इस बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या होगा? यहाँ पे बैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट हमने प्रिवेंशन में क्या देखा? हमने कहा प्रॉपर सीवेज सिस्टम यूजिंग क्लोरीनेटेड और बॉइल्ड वाटर, यानी कि हमें क्या करना चाहिए। अब जो रीज़न है आपका, रीज़न क्या है यहाँ पे? ट्रांसमिशन का जो रीज़न है यानी कि दूषित भोजन है और दूषित वहाँ पे पानी है, तो प्रिवेंशन आप उसी प्रकार से करेंगे, यानी आप संतुलित भोजन लेंगे, स्वच्छ भोजन लेंगे और स्वच्छ पानी का वहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने कहा ट्यूबरक्लोसिस। किससे होता है ट्यूबरक्लोसिस? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ये भी क्या है? ये बैक्टीरिया से हो रहा है। अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होंगे? वही होगा, कफ से होगा, यानी कि जब किसी को खांसी आती है तब होता है, किसी के जूठे खाने से भी यहाँ पे हो सकता है। अब इसका जो कंट्रोल है यानी कि यहाँ पे जो मेडिसिन यूज हो रही है वो क्या होगी? एंटीबायोटिक्स होगी, क्योंकि किसके द्वारा हो रहा है? बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। और प्रिवेंशन कैसे है? प्रिवेंशन ऐसे है कि क्या यहाँ पे जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्या होगा, वो जब कभी किन्हीं लोगों के बीच में जाता है तो उसे मास्क वेयर करना है। नेक्स्ट क्या है? अपने पब्लिक को क्लीन रखना है। और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी डिजीज़, किसी भी बीमारी के संक्रमण में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेपेटाइटिस। तो ये होता है एक वायरस के द्वारा, और यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर आ ही रहा है। उसके बाद इसका जो कंट्रोल है वो किस प्रकार से हो सकता है? रेस्ट या फिर इंजेक्शन से हो सकता है। और प्रिवेंशन किस प्रकार से होगा? गुड सैनिटाइजेशन से, यानी कि आप स्वच्छता रखेंगे, स्वच्छ पानी पियेंगे, और ये सारी चीज़ें क्या है? अब प्रिवेंशन में लगभग एक ही जैसा हो रहा है। नेक्स्ट हमने कहा रेबीज़ है, और रेबीज़ जो होता है वो किसके द्वारा होता है? रेबीज़ वायरस। अब यहाँ पे वायरस आ गया है, हमारे पास लगातार दो जो डिजीज़ आई हैं वो वायरस से आई हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाइट और इन्फेक्टेड एनिमल्स, यानी कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है उसके काटने से यहाँ पे ये होता है। उसके बाद कंट्रोल क्या है? नो क्योर आफ्टर द डिजीज डेवलप। यहाँ पे क्योर नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन कैसा है? वॉश द वाउंड एंड एंटी रेबीज सीरम। यहाँ पे जो एंटी रेबीज सीरम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो वैक्सीनेशन यहाँ पे कराया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ह्यूमन, और जो एड्स होता है, और एड्स किसके द्वारा होता है? यहाँ पे होता है एड्स HIV वायरस के द्वारा, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के द्वारा होता है। और फैलता कैसे है ये? जैसे इन्फेक्टेड ब्लड हो गया, किसी ने ब्लड डोनेट किया, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने ब्लड डोनेट किया, तब भी ये फैलेगा। या फिर क्या होगा कि सीमेन के द्वारा फैलेगा, या फिर मदर से फीटस में फैलेगा। इस प्रकार से क्या होता है? ये फैल सकता है। या फिर कोई सिरिंज किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ की है और वही सिरिंज किसी हेल्दी पर्सन ने यूज़ कर लिया, तब भी ये फैलेगा। या फिर क्या हो सकता है कि किसी ने शेविंग की है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने शेविंग की और उसी प्लेट से किसी हेल्दी पर्सन ने शेविंग कर ली है, तो तब भी ये फैल सकता है। देखिए ये हो किसकी वजह से रहा है? वायरस की वजह से हो रहा है। और हमें पता है कि जो माइक्रोब होते हैं, माइक्रोब ईजिली फैल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अगर कंट्रोल की बात करें तो नो क्योर येट, यहाँ पे कोई इसका स्पेसिफिक जो क्योर है वो नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन क्या है? क्लीनिंग ऑफ अ ब्लड डोनर्स एंड यूज ऑफ अ डिस्पोजल मीटर। यानी कि हमें क्या बताया गया है? सिंपली जो इसके रीज़न है, जिस रीज़न से ये फैल रहा है उसी को हमें कंट्रोल क्या करना है? उन्हीं को हमने कंट्रोल करना है, वही प्रिवेंशन में आ जा रहा है। यानी मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में ही आप क्या करोगे? जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, जो फैलने के जो वेज हैं, जो रास्ते हैं, उन्हीं को हम क्या करेंगे? उन्हीं को मॉडिफाई करके यहाँ पे प्रिवेंशन करेंगे। अगर ये क्या हो रहा है किसी जब हम ब्लड डोनेट करने से ये फैल सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी व्यक्ति जो ब्लड डोनेट कर रहा हो उसका पहले टेस्ट कराया जा सके। जो सिरिंज से फैल सकता है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक सिरिंज को एक ही बार यूज़ करें।
अगर वो शेविंग ब्लेड से फैल रहा है तो हम क्या करेंगे, एक ब्लेड को एक ही बार यूज़ करेंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा यहाँ पे हो रहा है, हमने कहा मिक्सो वायरस, ये भी वायरस के द्वारा हो रहा है। कैसे फैलता है ये खांसने और छींकने के द्वारा। जब भी खांसी होती है या छींक आती है तो जो पानी की ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देती हैं, उन ड्रॉपलेट्स में ही क्या होता है, वायरस निकलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। नेक्स्ट हमने देखा इसके कंट्रोल क्या है, यहाँ पे इसका भी कोई क्योर नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, कीपिंग अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। तो ये हमारे पास कुछ डिजीज आ सकती हैं, इनमें से कम आपको 5 से 6 डिजीज पता होनी चाहिए कि जिनकी आपको पूरे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कंट्रोल और प्रिवेंशन सब पता होने चाहिए। और जो इम्पॉर्टेंट है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज़ हैं, देखिए ये जो जितनी भी यहाँ पे बीमारी है, जितनी भी हमने डिजीज़ की बात की है, ये हर बार इनके नाम आते रहते हैं। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसके आपके पास नाम आते रहते हैं। तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा हो रहे हैं, यानी कोई बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, कोई वायरस के द्वारा हो रहा है। अब जब यहाँ पे बैक्टीरिया का जहाँ पे भी नाम आएगा वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो जाता है। और प्लस आपको एक और चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी पता चल जाती है कि ट्रांसमिट कैसे हो रहा होगा, यानी संक्रमित कैसे हो रहा होगा। तो इसीलिए आपको डिजीज और किस वेक्टर से हो रहा है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए, सो क्लास इसी के साथ हमने ये जो चैप्टर है अपना वो कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे याद करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे आपको डिजीज़ के नाम पता होने चाहिए, अलग अलग प्रकार के डिजीज़ हैं, उसके बाद वहाँ पे कौन कॉज कर रहा है उस डिजीज़ को। तो इसलिए आपको हर एक जो टॉपिक है उसे ध्यान से पढ़ना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।